लीनियर डिपेंडेंस एंड बेसिस, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। तो लीनियरली जो डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं, असल में इसका जो है ना, सबसे पहले नंबर पे हम ज्योमेट्रिकली इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर u, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक टू डायमेंशनल प्लेन है, तो इसमें वेक्टर u के कंपोनेंट्स अगर आप ले लेते हैं 1 2, ठीक है, तो ये 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है। इसी तरह मैंने जो है ना यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ किया है। इसी तरह एक वेक्टर है v, बिल्कुल ये वर्टिकल वेक्टर है v, और एक वेक्टर है w, ये हमारे पास आ गया वेक्टर w, ठीक है। तो अगर हम 2 टाइम्स u कर दें और हम कर दें 3 टाइम्स v और इसको साथ कर दें w, ठीक है, इनको ऐड कर दें, तो आपके पास एक नया वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखें, ये था u और इसको 2 टाइम्स u कर दिया, इसी डायरेक्शन में आपके पास ये आ जाएगा 2 टाइम्स u और 3 टाइम्स v, ठीक है, 3 टाइम्स v। तो हम v को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिल्कुल इसी के बाद। तो ये 1 टाइम्स v, ये आपके पास आ गया 2 टाइम्स v और ये आ गया 3 टाइम्स v, और w जो है इसमें ऐड होगा। ये w को बिल्कुल यहाँ से हमने उठा के यहाँ पे रख दिया, इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ऐसा वेक्टर होगा कि जो इसकी टेल को इसके हेड से जोड़ने से आएगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आ रहा है, उस रिजल्टेंट वेक्टर को आप हम कह लेते हैं कि वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो है x, ठीक है। तो वो कौन सा वेक्टर होगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब x की जो वैल्यू है वो इक्वल है 2u प्लस 3v प्लस w, ठीक है। तो अगर हम देखें कि x माइनस 2u माइनस 3v माइनस w, जरा म्यूट कर दें। तो ये आपके पास आ जाता है 0। अभी 0 क्यों आया है? क्योंकि ये जो सारे वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे पे ये डिपेंड कर रहे हैं ना, ये लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास फार्मूला है कि अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं u1 u2 u3 u4 और ये चला जाता है जी un तक। अभी इन वेक्टर्स के लिए आपके पास स्केलर्स होंगे, जैसे ये देखें ना v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vm, इनको लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कुछ स्केलर्स होंगे
A1 A2 से लेके AM तक, उन स्केलर्स की इस तरह से सेटिंग करेंगे कि सारे वेक्टर्स को ऐड करने से 0 आ जाए। ठीक है, तो अब जैसे ये देखें, हमारे पास वेक्टर थे, x एक वेक्टर था, u वेक्टर था, 3 वेक्टर था और w, सॉरी 3 नहीं, v वेक्टर था और w वेक्टर था। तो आपने इन वेक्टर्स की सेटिंग इस तरह से की है, स्क्रीन पे नहीं लिखे जी, स्क्रीन पे नहीं लिखे। इन वेक्टर्स की सेटिंग आपने इस तरह से की है कि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, u का जो कोफिशिएंट है वो -2 है, v का जो कोफिशिएंट है वो -3 है और w का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। तो ये जो कोफिशिएंट्स है ये होते हैं A1 A2 A3 A4, मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स होते हैं फील्ड के। इसी तरह अगर आपके पास ज्यादा वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स हैं, और इन n वेक्टर्स के लिए आपको फील्ड में n कोफिशिएंट्स इस तरह से मिल जाते हैं कि जो सारे हैं वो हम ये लिखते हैं ना, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो ना हो, उनमें से कुछ ना कुछ नॉन जीरो भी हो, मतलब कि A1 U1 करें, फिर A2 U2 करें, फिर A3 U3 करें और AN UN करें तो आपके पास 0 आ जाए। अगर इनकी सेटिंग से 0 आ रहा है तो जो वेक्टर्स होंगे वो सारे वेक्टर्स लिनियरली डिपेंडेंट होंगे, वो लिनियरली एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे। ठीक है, अब लिनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? लिनियरली इंडिपेंडेंट मिसाल के तौर पे देखें, आपके पास एक वेक्टर है u जिसकी वैल्यू है 1 0 0 और एक वेक्टर है v जिसकी वैल्यू है 0 1 0 और एक वेक्टर है w जिसकी वैल्यू है 0 0 1। ठीक है, ये आपके पास 3 वेक्टर्स है। अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? काइंडली ये जरा कंफर्म कर दें पहले। जी जी आ रही है, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है, वो मुझे मैसेज आया है ना कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही, तो आप अपना जो माइक है ना वो कनेक्ट करें, इनको मैसेज करें, ये जो बतूल है, इनको मैसेज करें कि आप अपना माइक कनेक्ट करें, उन्होंने अपना माइक नहीं कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, मुझे उनका माइक यहाँ पे कनेक्टेड शो नहीं हो रहा। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि आपके पास फॉर एग्जांपल 3 वेक्टर्स हैं। अब आपने क्या करना है कि ए यू प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू इक्वल टू 0 लेके आना है। अब ये आपका टारगेट है। ठीक है, आपको कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी ए बी और सी की अदर देन 0। ठीक है, कि उनको यहाँ पे पुट किया जाए और 0 आ जाए। देखें, ए 1 0 0, बी आ गया 0 1 0, सी आ गया 0 0 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा पहले कंपोनेंट में, बाकी देखें ये भी 0 है, ये भी 0, तो ए टाइम 1 इज ए टाइम 0 इज 0, बी टाइम 1 इज बी और सी टाइम 0 इज 0। सेकंड कंपोनेंट बी आ गया और थर्ड कंपोनेंट सी आ गया, विच इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी एक वेक्टर जब 0 के इक्वल होता है तो वो नल वेक्टर होता है। इसका क्या मतलब है कि ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा और सी भी 0 होगा। तो ए बी सी की वैल्यू जब 0 0 0 आ जाए, जब कोफिशिएंट्स की वैल्यू 0 0 0 आ जाए, तो इसका ये मतलब होता है कि जो वेक्टर्स हैं एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। जैसे देखें, अगर हम इनकी बात करें तो ये एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू है 1 0 0। ठीक है, ये मैं यू यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसी तरह जो वाई डायरेक्शन में है वो वेक्टर है v 0 1 0 और जो z डायरेक्शन में है वो है w 0 0 1। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर 2 डायमेंशन में देखा जाए तो 1 0 और 0 1 जो है
ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और उसकी डायरेक्शन उस तरफ है, ठीक है, 0 1 की और 1 0 की इस तरफ है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सही हो गया। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब आप A1 U1 A2 U2 A3 U3 AN UN को 0 के इक्वल लिखेंगे और A1 A2 A3 ये सारे जो है ना AN तक ये सारे 0 आ जाएंगे। अगर सारे ही कोफिशिएंट्स आपके पास 0 आ जाएंगे तो इसका ये मतलब होगा कि जो वेक्टर हैं आपके पास वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे से बिल्कुल आजाद है, एक दूसरे पे डिपेंड कर ही नहीं रहे, क्योंकि 0 पुट करने से 0 आ रहा है, वैसे कोई भी वैल्यू जो नॉन जीरो वैल्यू है उससे 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूलाज हैं, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। मतलब कि इस इक्वेशन को 0 पुट करने से अगर कोफिशिएंट्स 0 आ जाएं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर इस इक्वेशन को 0 पुट करने से कोफिशिएंट्स 0 ना आए तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अभी जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है पेपर में वो ये है, ये देखें, ये आपके पास एक मल्टीपल चॉइस बन रहा है। एन इनफाइनाइट सेट एस ऑफ वेक्टर्स इज लिनियरली इंडिपेंडेंट if each of its finite subsets is linearly independent, otherwise it is linearly dependent। कह रहा है एक सेट ऐसा है जिसमें पता नहीं कितने वेक्टर्स हैं, अगर उसका हर फाइनाइट सबसेट जो हो वो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, अगर उसका हर फाइनाइट सबसेट लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो जो आपके पास जो सेट होगा वो खुद भी लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। एम्प्टी सेट में क्योंकि कोई वेक्टर नहीं होता, ठीक है, जहां पे वेक्टर नहीं होगा वहां पे आप डिपेंडेंस की बात ही नहीं कर सकते, तो वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये वही एग्जांपल आ गई है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, तो इक्वेशन जो है वो यही है कि एक कोफिशिएंट होता है, एक वेक्टर होता है, फिर दूसरा कोफिशिएंट होता है, दूसरा वेक्टर होता है, इसी तरह तीसरा कोफिशिएंट होता है और तीसरा वेक्टर होता है, और जितने वेक्टर होंगे उतने कोफिशिएंट में आप नंबर लिख के 0 के इक्वल उसको नल वेक्टर के इक्वल लिख लेंगे। तो जब आप इस तरह से इसको चेक कर रहे हैं तो जो कोफिशिएंट्स थे वो अगर 0 आ जाएंगे तो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो ये जो तीन वेक्टर हैं आपके पास 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। इसी तरह आगे उसने एक एग्जांपल की हुई है, 1 2 3 4, ये चार वेक्टर्स हैं, ठीक है, और जो फील्ड है वो आर है, मतलब कि जो कोफिशिएंट्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की गई है तो ए बी सी डी की वैल्यू तो देखें क्या आई है, वो हम अभी देख लेते हैं। तो ए बी सी डी की जो वैल्यू आई है, स्क्रीन पे नहीं लिखें जी, स्क्रीन को क्यों टच करते हैं, यहाँ पे लिखा जाता है। अच्छा जी, तो ए की वैल्यू आ गई है जी -2, बी की वैल्यू आ गई है -2, सी की वैल्यू आ गई है 1 और डी की वैल्यू आ गई है 0। अब देखें ए बी सी डी में डी 0 है लेकिन बाकी सारे तो नॉन जीरो हैं, अगर सारे 0 आएंगे तो इंडिपेंडेंट होगा, अगर कोई एक नॉन जीरो आ जाए तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिनियरली डिपेंडेंट है सारे वेक्टर जो है। इसी तरह पोलिनोमियल्स को अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को वो सॉल्व कर रहा है, बाद में ये रैंक वाला जो चक्कर है ये बाद में देखते हैं। कोफिशिएंट जो है ना 0 आ गया, ये देखिए, इसका मतलब है कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। बाकी एग्जांपल्स आप देखिएगा।
अब वो कह रहा है एग्जाम्पल 21 में V एक वेक्टर स्पेस है जिसमें तमाम फंक्शंस हैं और 1 2 3 उसने 3 फंक्शंस ले लिए हैं, ठीक है। एक 2, ये एक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है ना, मतलब f को कह लेते हैं 2, g को कह लेते हैं जी 4 sin स्क्वायर x और h को कह लेते हैं जी cos स्क्वायर x। तो ये आपके पास 3 फंक्शंस है। क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? कंफर्म करें जरा। असल में जो है ना आपका नेट नेट का सर मसला है। आवाज बिल्कुल थोड़ी सी आती है। वो इसलिए आती है ना, आपको थोड़ी इसलिए आती है, आपका इंटरनेट जो है ना वो स्लो है। अगर इंटरनेट, जिन लोगों का इंटरनेट तेज है उनको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। और दूसरा जो इसका सोल्यूशन है वो ये हो सकता है कि आपकी जो जूम ऐप है आप उसको अपडेट करें। अब आप देख लें दोनों में से कौन सा मसला है आपके साथ। तो इन 3 फंक्शंस के साथ आप लिखेंगे a टाइम्स f प्लस बी टाइम्स g प्लस सी टाइम्स h और इसको लिखेंगे 0 पोलिनोमियल के इक्वल। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे abc की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। अगर तो सारी वैल्यूज 0 आती हैं तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है, और अगर 0 नहीं आती तो ये डिपेंडेंट है। सीधी सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो देखें 0 नहीं आई सारी वैल्यूज तो ये लिनियरली डिपेंडेंट है। अब जो करने वाली चीज है वो ये थ्योरम है, इसको आपने समझना है। थ्योरम का क्या कह रहा है? कह रहा है एक वेक्टर स्पेस है, V एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड, और S जो है उसमें M वेक्टर्स है। अब ये जो थ्योरम है ना, इस थ्योरम में टोटल 3 चीजों का रिलेशन है। किस किस का? एक तो वेक्टर स्पेस का, और लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, ठीक है। और इसके साथ है सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस। तो ये जो 3 टॉपिक्स है ना, इन तीनों का जो रिलेशन है उसको उसने एक थ्योरम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक है, किसमें क्या चेंजिंग होगी तो क्या होगा, ठीक है। सबसेट में क्या चेंजिंग होगी, वेक्टर्स कैसे होंगे, तो लिनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, तो ये अब आपने देखना है। तो इसमें आपके पास m वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले नंबर पे वो कह रहा है कि जो सेट S है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर अगर वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो उसका कोई भी सबसेट लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये आपका पहला मल्टीपल चॉइस हो गया, मतलब कि एस लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो उसका हर सबसेट, ठीक है, कोई भी सबसेट जो होगा वो भी लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और अगर एस लिनियरली डिपेंडेंट होगा, अब देखें लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करने का जो तरीका है वो यही है। ये इक्वेशन लिखें a1 v1 प्लस a2 v2 am vm और इसको 0 के इक्वल पुट कर दें। इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर दें, सॉल्व करें, a1 a2 से लेके am तक वैल्यूज फाइंड करें। अगर सारी वैल्यूज 0 आ जाती हैं तो ये इंडिपेंडेंट होगा। तो अगर उनमें से कुछ वैल्यूज 0 नहीं है, मतलब नॉन जीरो है, तो वो लिनियरली डिपेंडेंट होगा। अब वो चेक तो हमने चले कर लिया, एस को जब आप चेक कर लेंगे तो 2 ही बातें होंगी, या वो इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट होगा तो उसका हर सबसेट भी इंडिपेंडेंट होगा। अगर वो डिपेंडेंट होगा देन द सेट इज linearly dependent for all V belongs to V. Every superset of S is also linearly dependent. इसमें वो क्या कह रहा है? हाँ,
तो असल में वो ये कहना चाहता है कि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसमें आप एक वेक्टर, मतलब जैसे 3 वेक्टर्स है ना आपके पास, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं u v w। इन 3 वेक्टर्स को हम s के इक्वल लिख देते हैं ना। अब ये जो 3 वेक्टर्स हैं हमें पता है कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि एक वेक्टर इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है, मतलब u इज इक्वल टू ए वी प्लस बी डब्ल्यू। या तो ऐसे है या v u और w की फॉर्म में है। देखे ना, इधर से v भी तो आप निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू u माइनस बी डब्ल्यू ओवर ए। इसका मतलब है कि आप u v w को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका यही मतलब होता है कि ये जो अंदर वाले वेक्टर है ना, ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। अब इसमें मैं एक वेक्टर बढ़ा देता हूँ, ठीक है, एक वेक्टर की एडिशन कर देता हूँ। जैसे अब सेट एस का ना एक सुपर सेट तैयार करते हैं। सुपर सेट में हम एक वेक्टर ज्यादा कर देते हैं, u v w, और कर लें जी u1 कर लें। अब टोटल 4 वेक्टर हो गए हैं, ये है सुपर सेट एस का। अब ये जो 4 वेक्टर्स हैं इनकी हम इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं ना, u इज इक्वल टू ए वी प्लस बी डब्ल्यू प्लस 0 u1। मतलब कि जो आपने वेक्टर बढ़ाया है, एक बढ़ाया है तो 0 लगा दें, अगर 2 बढ़ाए हैं u2 भी शामिल किया है फिर 0 लगा के आप कर सकते हैं। मतलब कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही थी कि सारे जो होते हैं, सारे वेक्टर्स के जो कोफिशिएंट होते हैं वो तो 0 नहीं होते। अगर 0 नहीं होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लेकिन सारे जो है ना वो 0 नहीं होने चाहिए। अगर सारे 0 हो फिर इंडिपेंडेंट आता है। तो इसका मतलब है कि एक इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है, एक v का कोफिशिएंट नॉन जीरो है, एक w का कोफिशिएंट नॉन जीरो। तो 3 ऐसे कोफिशिएंट्स हैं जो आपको हमेशा नॉन जीरो मिलेंगे क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो आप इसके जितने भी सुपर सेट बनाते जाएंगे वो सारे लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे। ये इसके कहने का मतलब है, ये दूसरे पॉइंट में। तो कई बुक्स में इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिखा होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी होगी ये स्टेटमेंट। ये लीनियर डिपेंडेंस वाला टॉपिक आ गया है। 4 पॉइंट है, ये 4.3 है होवर्ड एंटन की बुक में से। लीनियरली इंडिपेंडेंट। दूसरी बुक में से देख लेते हैं, शॉम सीरीज की बुक में होगा। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये रिमार्क्स देख लें। चीजों को ढूंढने में जो है ना टाइम लगता है,
फिर ही कोई उसका फायदा भी होता है। कह रहा है सपोज 0 इज वन ऑफ द वेक्टर्स, मतलब कि आपके पास टोटल m वेक्टर्स है, इनमें से एक वेक्टर 0 है, then the vectors must be linearly dependent because we have the following linear combination of the coefficient of v1. दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये वही बात कर रहा है ना, S में m वेक्टर्स हैं, इनमें से अगर एक वेक्टर 0 आ जाएगा तो जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। Suppose V is non-zero vector, then V by itself is linearly independent. कह रहा है कि जो एक वेक्टर होता है वो खुद लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि V जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है ना, जैसे ये एक नॉन जीरो वेक्टर है 1 2, तो अगर इस अकेले वेक्टर को हम ऐसे लिख लें k टाइम्स 1 2 और इसको 0 के इक्वल लिखा जाए, तो कहने का ये मतलब है कि अगर k टाइम्स 1 2 को 0 के इक्वल लिखा जाएगा तो k की वैल्यू क्या आनी चाहिए। अब देखिए 1 2 तो 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ से k 0 हो जाएगा। तो जब कोफिशिएंट 0 आ जाते हैं सारे ही, क्योंकि वेक्टर ही एक है, तो एक वेक्टर के लिए एक कोफिशिएंट होगा, जब ये 0 आ जाएगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। Suppose two of the vectors are equal or one is scalar multiple of the other, ठीक है, then the vectors must be linearly dependent। ये तो सीधी सी बात है कि आपके पास एक लिस्ट है m वेक्टर्स की, u1 u2 um, इनमें से दो वेक्टर आपस में इक्वल है, जैसे u1 जो है ना वो u2 के इक्वल है, तो अगर u1 u2 के इक्वल है तो हम जो इसकी वो बनाएंगे कॉम्बिनेशन au1 प्लस bu2 प्लस cu3, ठीक है, प्लस am कर लेते हैं ना। अब u1 u2 के इक्वल है तो ये आ जाएगा a माइनस बी u1 कर लेते हैं प्लस cu2 प्लस am इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दो कोफिशिएंट ऐसे मिल रहे हैं जो नॉन जीरो है, ठीक है, ये तो स्केलर मल्टीपल है ना, अगर ये इक्वल होंगे तो जस्ट इनमें माइनस आ जाएगा, k नहीं आएगा। मतलब कि ये वाला जो आपके पास है ना कोफिशिएंट, ये नॉन जीरो आ जाएगा। Two vectors v1 and v2 are linearly dependent। सर ये पॉइंट नहीं समझ आया, दोबारा एक्सप्लेन कर दो। कौन सा, ये वाला? हाँ, वो जो a माइनस बी इक्वल टू 0 लिखा है। चलो यहाँ से कर लेते हैं ना, फिर वहां से देख लेते हैं। हिंदी, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, शयाब। वो ये कहना चाह रहा है कि v1 v2 में से vm तक जो आपके पास वेक्टर्स हैं उनमें से दो वेक्टर या तो इक्वल है या स्केलर मल्टीपल है, ठीक है। तो इसने स्केलर मल्टीपल वाला किया हुआ है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। स्केलर मल्टीपल का मतलब होता है कि v1 जो है ना वो प्रोपोर्शनल है किसी दूसरे वेक्टर के, तो इनमें कोई कांस्टेंट आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू के v2, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट आएगा। अब k के बारे में हमें पता है ना, ये नॉन जीरो होता है, ठीक है, k जो है वो नॉन जीरो है। तो जब आप v1 की या ये जो k v2
वो यहाँ से क्या कर रहा है, बिकॉज वी हैव द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ v1 इज नॉन जीरो। अरेंजमेंट कर लेते हैं ना इनकी। v1 जो है वो k v2 के इक्वल है, a1 v1 प्लस a2 v2 am vm इज इक्वल टू 0। अब वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपके पास इस लिस्ट में बाकी वेक्टर्स है ना, उनका हमें नहीं पता, ठीक है, वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है उनका बिल्कुल नहीं पता। वो बस पहले दो वेक्टर्स की बात कर रहा है कि जो पहले दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स आपस में लीनियरली क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं। तो जब लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है, तब क्या होता है कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जीरो, ठीक है। बुक वाले की वैसे जो उसने यहाँ पे तरतीब लिखी हुई है ना, ये मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, या इसने सही लिखा होगा, लेकिन मेरे मुताबिक इसकी जो मुझे समझ आई है वो ये है कि जब भी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे एक ये जो दो वेक्टर्स, तो उनके कोफिशिएंट्स हमेशा नॉन जीरो होंगे, ठीक है। तो जब आप k1 v1 की चले वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लें, बाकियों का नहीं पता, बाकियों को हम डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ पहले वेक्टर्स की बात करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा a1 k और आपके पास आ गया v2 प्लस a2 v2, बाकियों का नहीं है भी पता, ठीक है। तो a1 k प्लस a2, ठीक है, इस तरह से है ना। अब बाकी कोफिशिएंट्स तो जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इनका हमें मस्टली पता है कि ये जीरो नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये जीरो होते तो क्या होता, ये भी जीरो होना चाहिए था, ठीक है, या इसकी वैल्यू इस तरह से निकल आनी थी, k की वैल्यू इस तरह से निकल आनी थी ना, a1 k प्लस a2। तो अगर जीरो होते तो k की वैल्यू माइनस a2 ओवर a1 होती, लेकिन k तो नॉन जीरो था, ठीक है। तो ये भी फिर जीरो होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है। तो आपको कोई ना कोई कोफिशिएंट नॉन जीरो जरूर मिलेगा इसमें, ये पॉइंट इसमें समझने वाला है। समझ आई है कि नहीं अभी तक जो स्टूडेंट बोला था? सर अभी तक समझ नहीं आ रही। आप पहले मुझे ये जी बताएं, सर नहीं समझ आ रही। आप इधर ही रुके हैं, आप मुझे पहले ये बताएं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है, बस ये बताना है पहले। किधर गए हो? सारे कोफिशिएंट्स क्या होते हैं लीनियरली? लीनियरली इंडिपेंडेंट जो मल्टीपल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सारे जीरो होते हैं ना? सारे कोएफिशिएंट जीरो होते हैं। ठीक है, ओके हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, मैं अब आपको यहां से ही समझाता हूं। ये इक्वेशन जीरो कब होगी? देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड जीरो, दोनों जीरो के इक्वल है ना। और इधर ही आओ ना आप, भाग किधर जाते हो? चलो वो मीटिंग ही छोड़ गया।
तो मैं बाकी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि ये वाली जो साइड है और जो वो वाली साइड है, दोबारा इन किया उसने। अच्छा, मैं आपको ना दोबारा, आप इसी मीटिंग लिंक से दोबारा ज्वाइन हो जाएं, सेम लिंक से। मैं दोबारा मीटिंग जो है ना ऑन करता हूँ, आप इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन हो जाएं।